students, welcome to history class 12th. In last video we have discussed about the different strategies adopted by the people and the kings to increase the production during 6th century BCE to 6th century CE. Now we will discuss about the society. Differences in rural society. गांव की सोसाइटी में क्या कुछ डिफरेंसेस थे? देखिए नई नई टेक्नोलॉजीज आ गई थी, जैसे आपको पता है जो किसान थे, किसानों के एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए रेनफॉल के ऊपर डिपेंडेंट नहीं थे अब वो, क्योंकि राजाओं ने कैनाल्स वगैरह बनाने का काम शुरू कर दिया था, टैंक्स वगैरह से इरिगेशन करते थे. नाउ व्हाट वाज द डिफरेंस इन रूरल सोसाइटीज? ये बुद्धिस्ट जो ट्रेडिशन है, जो बुद्धिस्ट टेक्स्ट लिखे गए हैं, उनमें बताया गया कि क्या कुछ डिफरेंस थे. बुद्धिस्ट ट्रेडिशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो उनकी बुक्स में ज़्यादातर जो जिक्र है वो है एग्रीकल्चर लेबरर्स का जो लैंडलेस थे, स्मॉल पीजेंट्स का, एज वेल एज द लार्ज लैंड होल्डर्स. जो लार्ज लैंड होल्डर्स थे उनकी कंडीशन, स्मॉल पीजेंट्स की और एग्रीकल्चर लेबरर्स की जो कंडीशन थी वो कैसी थी. एक टर्म यूज होती थी गहापति. ये गहापति जो टर्म है, एक्चुअली ये टर्म इसलिए यूज होती है क्योंकि गहापति का मतलब है घर का जो हेड होता है. ये स्मॉल पीजेंट फैमिली में और लार्ज लैंड होल्डर्स जो होते थे उनकी फैमिली में ये सिस्टम प्रोमिनेंट था. ये पाली टेक्स्ट में से लिया गया है गहापति जो शब्द है. इसमें क्या था कि जो एक व्यक्ति होता जो घर का बड़ा होता था वो उसका अधिकार होता था सारे के सारे रिसोर्सेज पर, और सारे घर वाले उसकी बात जो थे मानते थे. इसके बारे में यहाँ बताया गया कि गहापति कौन था. अ गहापति वाज अ ऑनर मास्टर हेड ऑफ हाउस होल्ड हु एक्सरसाइज्ड कंट्रोल ओवर द वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स, वर्कर हु शेयर्ड अ कॉमन रेजिडेंस. मतलब एक घर में रहने वाले जितने भी लोग थे वो इस गहापति की बात मानते थे. जैसे बुजुर्गों के टाइम में एक बड़े बुजुर्ग होते जिसकी बात सारे मानते थे. उसके पास सारे के सारे रिसोर्सेज की ऑनरशिप होती थी, क्योंकि उसके पास ही होता जो कुछ भी रिसोर्सेज हैं वो सारे उसी के पास होते थे, जैसे लैंड, एनिमल्स, अदर थिंग्स जो भी उस घर से बिलोंग करती थी. और कभी कभी ये मार्कर स्टेटस के रूप में भी यूज किया जाता था अर्बन इलाइट्स में. जो वेल्दी मर्चेंट्स होते थे, जो अमीर लोग होते थे, उनके लिए भी गहापति का यूज होता था, टर्म का यूज होता था. लेकिन ज्यादातर कहाँ पर होता था, गांव के लोग जो होते थे, गांव के लोगों के परिवारों में जो हेड ऑफ फैमिली होता था, जिसके पास पावर होती थी फैमिली को कंट्रोल करने की, उसको कहते थे गहापति. रूरल सोसाइटी में जो पावरफुल लोग थे वो कौन कौन से होते थे? जिनके पास पैसा था. पैसा यानी कि उस टाइम पे पैसा नहीं कह सकते हम, उस टाइम में जो ज्यादा पावरफुल था उसके पास ज्यादा से ज्यादा वेल्थ थी. लार्ज लैंड होल्डर्स एज वेल एज विलेज हेडमैन. वो विलेज हेडमैन कौन बनते थे? जो लार्ज लैंड होल्डर्स होते थे. इनकी पोजीशन ज्यादातर हेरिडिटरी होती थी, मतलब पिता के बाद पुत्र बनेगा उसी गांव का हेडमैन. ये पावरफुल फिगर थे और ये गांव के सभी छोटे मोटे कल्टीवेटर्स के ऊपर कंट्रोल करते थे. कंट्रोल कैसे करते थे? मतलब उनको कर्ज दे देना, उनसे कर्ज के बदले में उनसे ब्याज लेना, तो ये सब कुछ था. ऑल ऑफ यू नो तमिल संगम लिटरेचर विच एक्सप्लेन द हिस्ट्री ऑफ तमिलनाडु. इट मेंशन डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ पीपल लिविंग इन द विलेजेस. गांव में रहने वाले लोगों की अलग अलग कैटेगरीज के बारे में बताती हैं. जैसे लार्ज लैंड ओनर्स था उनको वेलार कहा जाता था, जो प्लोमैन थे उनको उजावर कहा जाता था, और जो स्लेव्स थे उनको आदिमई कहा जाता था. तो इस तरह से अलग अलग कैटेगरीज थी गांव की सोसाइटी में, और अलग अलग कैटेगरीज की जो एक्सेस थी लैंड को वो अलग अलग थी. जैसे जो ये स्लेव्स होते थे इनको लैंड ओनरशिप का अधिकार नहीं था. ज्यादातर आपको पता है 4 कैटेगरीज में डिवाइड की गई थी हमारी सोसाइटी. उन 4 कैटेगरीज में, क्योंकि उस टाइम हम बात कर रहे हैं जो 6th सेंचुरी BCE तक की, उस टाइम क्या था, जो वेद थे, वेद लिखने के बाद जो थे ब्राह्मणों ने टेक ओवर कर लिया था. तो ब्राह्मणों ने 4 कैटेगरीज बना दी थी हमारी सोसाइटी की. तो सबसे लोअर कैटेगरी थी उनको स्लेव के रूप में ही यूज किया जाता था. मतलब जो स्लेव पुराने टाइम में यूज होते थे उनको 4th कैटेगरी में रख दिया गया था. उनको लैंड ऑनरशिप का एक्सेस नहीं था. सो इस तरह से वो गरीब होते चले गए. ज्यादातर और कोई
टेक्नोलॉजी नहीं थी, सिर्फ लैंड कल्टीवेशन था, तो लैंड ओनरशिप के लिए बहुत सारे रोल अदा किए हैं किंग्स ने भी, लैंड ओनर्स ने भी, तो इन सभी के बारे में बड़े बड़े टेक्स्ट में भी लिखा गया है। सो इस तरह की सोसाइटी की कंपोजिशन थी कि उसमें वेलार, उजावर, आदिमाई होते थे और वो क्या करते थे, एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करते थे, और जो एग्रीकल्चर कल्टीवेशन करते थे उसमें ऑनरशिप कहापति की होती थी। कहापति कौन होता है आपको पता है, हेडमैन कौन बनता है वो आपको बता दिया गया। उसके बाद देखिए, उसके बाद लैंड ओनरशिप, क्योंकि लैंड ही सबसे बड़ा रिसोर्स था, तो लैंड ओनरशिप के लिए बहुत बड़े बड़े ग्रंथों में भी लिखा गया है कि लैंड ओनरशिप किन की होती थी। देन लैंड किन को मिलती थी, लैंड ग्रांट्स एंड न्यू रूरल इलाइट्स। लैंड किन को ग्रांट में मिलती थी, मतलब दान में किन को मिलती थी, मतलब एक गहापति है, हेड है फैमिली का। सो स्टूडेंट्स, जो डिलीवर होती थी जो लैंड, वो कैसे की गई थी, मतलब ग्रांट्स कैसे मिली थी, लैंड किन को मिलती थी, किन के पास लैंड थी, किन के पास ओनरशिप थी, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कुछ लैंड ग्रांट्स ऐसी थी जिनको रिकॉर्ड किया गया इंस्क्रिप्शंस में। जैसे मान लो राजा के लिए किसी ने अच्छा काम किया तो वो क्या करता था, कॉपर प्लेट्स के ऊपर एनग्रेव करके लिख देता था कि इतनी लैंड इनको ग्रांट में दी गई। सम ऑफ दीज इंस्क्रिप्शन वर ऑन स्टोन्स but most were on copper plates which were probably given as record of transaction to those who received the land। मतलब जिनको लैंड दी गई थी उनको किस तरह से प्रूव किया गया था कि लैंड दी गई है इनको, तो वो कॉपर प्लेट या स्टोन के ऊपर लिखवा कर उनको दी गई थी लैंड, प्रूफ दिया गया था कि ये लैंड आपकी है। तो इस तरह से लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। इस तरह की जो ग्रांट्स होती थी वो ज्यादातर कहाँ होती थी, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस को या ब्राह्मणों को दी गई लैंड्स, क्योंकि मोस्ट जो इंस्क्रिप्शंस है वो संस्कृत में लिखी गई हैं और 7th सेंचुरी के बाद लिखी गई हैं। लोकल लैंग्वेज तमिल और तेलुगु में भी कुछ ये लैंड ग्रांट्स इंस्क्रिप्शंस लिखी गई हैं, और ये कहा जाता था कि लैंड ग्रांट्स सिर्फ मेल को मिलती हैं। लेकिन यहाँ भी एक एक्सेप्शन है कि प्रभावती गुप्ता, जो एक डॉटर थी ऑफ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रूलर्स इन अर्ली इंडियन हिस्ट्री, चंद्रगुप्त सेकंड की बेटी थी वो, उसको भी लैंड ग्रांट मिली थी। शी वॉज मैरिड इन टू अनदर इंपॉर्टेंट रूलिंग फैमिली दैट ऑफ द वाक्टक्स, जो वाक्टक राजा थे उनसे, उनके राजकुमार से प्रभावती गुप्ता की शादी हुई थी, जो दक्षिण भारत के डेक्कन के सबसे काफी पावरफुल सम्राट थे। तो अकॉर्डिंग टू संस्कृत लीगल टेक्स्ट वुमेन वर नॉट सपोज्ड टू हैव इंडिपेंडेंट एक्सेस टू रिसोर्स सच एज लैंड। लेकिन संस्कृत के अकॉर्डिंग तो ऐसा कुछ नहीं था कि लैंड उनको दी जाए। लेकिन प्रभावती गुप्ता को, द इंस्क्रिप्शन इंडिकेट दैट प्रभावती गुप्ता हैड एक्सेस टू लैंड विच शी देन ग्रांटेड। तो जिस उसको मतलब कि जो लैंड ग्रांट की गई थी उसके बारे में इंस्क्रिप्शन लिखी गई थी। मतलब लैंड ग्रांट्स जो थी वो राजा अपनी बेटियों को भी दे सकते थे। हालांकि ये रिलीजन के अकॉर्डिंग नहीं था, क्योंकि संस्कृत टेक्स्ट में ऐसा नहीं लिखा गया था कि औरतों को लैंड ग्रांट दी जा सकती है, ऐसा नहीं था कुछ भी। लेकिन राजा के केस में ऐसा हो सकता। दिस मे हैव बीन बिकॉज द शी वाज अ क्वीन, वन ऑफ renowned family and her situation was therefore exceptional। उसकी सिचुएशन आम लोगों से एक्सेप्शनल थी। It is also possible that the provisions of legal text were not uniformly implemented। जैसे संस्कृत टेक्स्ट में लिखा गया था कि वुमेन को लैंड नहीं मिलेगी, रिसोर्स नहीं मिलेंगे, तो ये सभी को फॉलो करना चाहिए, ये कोई ज्यादा जरूरी नहीं था। ये ज्यादा मतलब स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया जाता था। और इंस्क्रिप्शन हमें ये भी बताते कि गांव में जो कौन कौन से लोग रहते थे, ब्राह्मणास रहते थे, पीजेंट्स रहते थे, और उनको जो था बहुत सारी चीजें जो थी, एक रेंज ऑफ प्रोड्यूस जो था वो टैक्स के रूप में राजा को देना पड़ता था। ठीक है जी। अकॉर्डिंग टू इंस्क्रिप्शंस दे वुड हैव टू ओबे द न्यू लॉर्ड्स ऑफ द विलेज। जो राजा ने नया लॉर्ड बना दिया गांव का, यानी कि जो लैंडलॉर्ड बना दिया, उसको मानना पड़ेगा और सारे के सारे टैक्स उसको देने ही पड़ेंगे। ये राजा का हुक्म होता था।
अब लैंड ग्रांट्स जो थी वो वेरी करती थी रीजन टू रीजन। कई जगह पर स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड जो थे वो दिए जाते थे, कहीं पर वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ अनकल्टिवेटेड लैंड जो थे, एंड द राइट गिवन टू डोनीज द रिसिपेंट ऑफ द ग्रांट। मतलब बड़े बड़े, कभी कभी तो मतलब कुछ रीजन में तो ऐसा था कि बड़े बड़े एरियाज दे दिए गए, कहीं पर छोटे छोटे प्लॉट्स दिए गए कि उनको लैंड ग्रांट के रूप में। अलग अलग वेरिएशंस थी। अब लैंड ग्रांट्स के बारे में दो तरह के मत हैं लोगों के, हिस्टोरियंस के। ये एक हिस्टोरियंस की हीटेड डिबेट है कि कुछ तो समझते थे कि लैंड ग्रांट्स तो थी वो स्ट्रेटेजीज थी किंग्स की कि ज्यादा से ज्यादा एरिया अंडर कल्टीवेशन लाया जाए, क्योंकि जिसको हमने लैंड ग्रांट दे दी गई वो उसके ऊपर एग्रीकल्चर करवाएगा, खुद टैक्स इकट्ठा करेगा, तो वो उसको ज्यादा प्रोडक्टिव बनाएगा। और दूसरे कहते हैं कि लैंड ग्रांट देने का मतलब ये था कि मतलब राजा की पॉलिटिकल पावर जो थी वो वीक होती जा रही है, उसका सामंतों के ऊपर, सामंतों के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं, सामंतों के ऊपर कंट्रोल कम होता जा रहा है, जिसकी वजह से वो सामंतों को कंट्रोल करने के लिए दूसरे साथी यानी कि दूसरे मित्रों को जीतना चाहता है, दूसरे मित्रों की सपोर्ट लेना चाहता है। दूसरे मित्र कौन? जो मित्र वो लैंड डोनेट करके बना रहा है, जो सपोर्टर्स वो लैंड डोनेट करके बना रहा है, इसलिए लैंड ग्रांट्स दी जाती थी। तो लैंड ग्रांट्स के दो मत हैं, एक तो ये कि राजा ज्यादा से ज्यादा एग्रीकल्चर करवाना चाहते थे, दूसरी बात ये है कि राजा जो थे उनका कंट्रोल सामंतों के ऊपर खत्म हो रहा था, तो उनको सामंतों को दबाने के लिए उनको ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट चाहिए थी। सपोर्ट लेने के लिए राजा क्या करता था, फिर बड़ी बड़ी लैंड ग्रांट्स जो थे वो आम लोगों को दे देते ताकि उसकी सपोर्ट बन जाए। तो राजा अपने आप को पावरफुल तो समझता था, लेकिन उसने पावर को मेंटेन करने के लिए वो किसी न किसी तरीके से सपोर्ट गेन करना चाहता था लोगों की। अब लैंड रिकॉर्ड से हमें पता चलता है सिर्फ वो लोगों के बारे में शहरों में रहते थे, मंदिरों में रहते थे या गांवों में रहते थे, जैसे सामंतास, ऑफिशियल्स, ब्राह्मणास, लेकिन उनके बारे में हमें कोई जानकारी नहीं है। जो पेस्टरलिस्ट थे, फिशर फोक थे, हंटर गैदरर्स थे, ये लैंड ग्रांट्स देते थे या लेते थे या कुछ भी, ये किसको देते थे, कैसे लैंड कल्टीवेट करते थे, इनके बारे में कोई रिकॉर्ड नहीं है, क्योंकि ये कोई रिटन एविडेंस रखते ही नहीं थे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ तक आ गया हमारा लैंड ग्रांट्स के बारे में। लैंड कहाँ किसको दी जाती थी, एम्पायर किस तरह से प्रोडक्शन इंक्रीज करते थे, ये इस टॉपिक में हमने पढ़ लिया है। नाउ स्टूडेंट्स, मेक नोट्स ऑफ दिस चैप्टर अप टू टॉपिक 5. Next we will start our new topic, that is town and trade. So we will discuss this in next video. Thank you.